जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इकोनॉमी जो आपकी अर्थव्यवस्थाओं के दोस्तों डिफरेंस यानी कि अंतर के बारे में जाना था इससे पहले वाले लेक्चर में। और मैंने दोस्तों आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ा रहा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार से बाँटा गया है। यानी दोस्तों कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से दोस्तों हमारी जीडीपी में भी इन क्षेत्रों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी राष्ट्रीय आय है दोस्तों, जो हमारे देश की जो जीडीपी है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें दोस्तों अ, जो अलग-अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों का हमारी जीडीपी जीडीपी में योगदान रहता है कि प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंटेज का योगदान रहता है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान रहता है। तो इस आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र उनको उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार से बाँटा गया है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहले भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल देके बताया था। जैसे कि जैसे हम कैसे दोस्तों पता करेंगे अर्थव्यवस्था के उत्पादन के आधार पर कौन-कौन से क्षेत्र कैसे हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक घर में 3 लोग रहते हैं, एक आपका ए नाम का रहता है, एक आपका बी नाम का रहता है, एक आपका सी नाम का रहता है। और दोस्तों ये आपके तीनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। पहला हमारा कृषि में काम करता है और दूसरा दोस्तों दुकान है, इसकी दुकान में यह काम करता है आपका। और यह दोस्तों तीसरा है, ये आपका जॉब करता है। ये दोस्तों तीनों अलग-अलग क्षेत्रों में आपका ये काम करते हैं और यहाँ से दोस्तों इन क्षेत्रों में ये कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों उत्पादन करने के बाद ये आपका यहाँ से 20,000 रुपए कमा के लाता है और फिर यहाँ से दोस्तों 30,000 रुपए कमा के लाता है और इस तरीके से यहाँ से ये आपका 50,000 रुपए कमा के लाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इन तीनों की आपकी जो 1 महीने की जो आय हो जाती है, वो आपकी 1 लाख रुपए हो जाती है। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये भी आपका हमारी जीडीपी में भी एक योगदान रहा है। तो इसी तरीके से आपके जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, अलग-अलग जो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, ये भी दोस्तों अपने-अपने दोस्तों हमारी जीडीपी में अपना योगदान बहुत ज़्यादा करते हैं। ये दोस्तों मैंने एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाया है। ये हमारे जो तीनों ये क्षेत्र हैं दोस्तों, ये आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। आप इनको अर्थव्यवस्था का क्षेत्र समझ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से ही हमें ये पता चलता है कि हम उत्पादन कहाँ-कहाँ से करते हैं। यानी कि जो हमारा उत्पादन हो रहा है वो कहाँ-कहाँ से उत्पादन हो रहा है। ये अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों, इन क्षेत्रों से हमें ये पता चलता है कि हम उत्पादन कहाँ-कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ से कितना आय आ रहा है और ये आय दोस्तों वही आय आपकी राष्ट्रीय आय में काउंट हो जाता है। यानी कि हमारी जीडीपी में दोस्तों यह आय काउंट हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। ये दोस्तों आपको शॉर्ट में एक एग्जांपल देके मैंने समझाया कि 3 लोग होते हैं दोस्तों, तीनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। तो कुछ कुछ रुपए यहाँ से कमाता है, एक एक बंदा यहाँ से रुपए कमाता है। इस तरीके से इनकी ये पूरी कंप्लीट आय हो जाती है और ये आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। और अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ से हमें यह पता चलता है कि हम उत्पादन कहाँ-कहाँ से कर रहे हैं। आपका कृषि से कर रहे हैं कि दुकान से कर रहे हैं, कि किन-किन सेक्टरों से हम दोस्तों उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ से जो अर्निंग आ रही है उस अर्निंग को हम अपनी जीडीपी में जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, वो उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादन के आधार पर दोस्तों वैसे तो एक्चुअली में अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के ही माना है, लेकिन वास्तव में दोस्तों आपके 5 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बताया था प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में, मैंने दोस्तों आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है हमारा अर्थव्यवस्था का, जो पहला क्षेत्र है दोस्तों, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र को हम दोस्तों एग्रीकल्चर का भी क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर का मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमारी जीडीपी में यहाँ पर आपका 17% का योगदान रहता है। यानी कि
यहाँ पर कृषि की जो भागीदारी रहती है हमारी जीडीपी में वो 17% है। हालांकि ये दोस्तों सबसे कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपके 51% यहाँ पर रोजगार लोगों को मिलता है। इसलिए हम इसको कृषि को दोस्तों अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसको अर्थव्यवस्था की दोस्तों रीढ़ की हड्डी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो मैं आपको रोजगार में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपको दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी भी दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आपको बताया, मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर आपके प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी पालन होते हैं वो सभी के सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। चाहे आपका पशुपालन हो जाए, चाहे मछली पालन हो जाए, और चाहे आपका दोस्तों जो भी खनिज या रॉ मटेरियल जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों वो सभी के सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यानी आप कह सकते हो जो रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे जो माल होते हैं, कच्चा कच्चा जो माल होता है वो दोस्तों आपका सभी का सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना, कच्चा माल से तो आपको प्राथमिक क्षेत्र के सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब दोस्तों हम दूसरा जो क्षेत्र है हमारा अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, तो अर्थव्यवस्था का जो दोस्तों दूसरा क्षेत्र है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, और इसे हम हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और इस द्वितीयक क्षेत्र को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। औद्योगिक को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और इसे हम दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को हम विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं। आप दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण का क्षेत्र भी कह सकते हो या औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हो। ये सभी के सभी एक ही नाम है दोस्तों। और विनिर्माण को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कहते हैं। विनिर्माण का मतलब मैं दोस्तों इससे पहले आपको बताया भी था कि विनिर्माण का जो मतलब होता है दोस्तों, यहाँ से हमें नई वस्तु का जो निर्माण होता है वही आपका विनिर्माण कहलाता है। यानी हम किसी नई वस्तु का जब नई वस्तु को बनाते हैं या उसका मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम विनिर्माण विनिर्माण कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से आपको बता सकता हूँ मैं कि जैसे जो हमारे दोस्तों प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक, आप दोस्तों इसको प्राइमरी सेक्टर आप इस तरीके से देख सकते हो। प्राइमरी जो सेक्टर है यहाँ इसके अंदर से दोस्तों आप, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी आते हैं वो कच्चा माल आता है। प्राथमिक सेक्टर के अंदर आपके कच्चा माल आता है, यहाँ पर हमको कच्चा माल मिलता है। और फिर हम दोस्तों इस कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम इससे नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और यही आपका दोस्तों विनिर्माण कहलाता है। नई वस्तुओं का जो निर्माण होता है इसी को हम दोस्तों विनिर्माण विनिर्माण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको विनिर्माण समझ में आया होगा। यही पॉइंट लिखा है दोस्तों, जो प्राथमिक सेक्टर के हमारे कच्चे माल होते हैं इनको हम, इनसे जब हम नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो आपके विनिर्माण कहलाते हैं। जैसे कि आपका गन्ना हो गया, जैसे आपका ये गन्ना हो गया, गन्ना को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में उगाया जाता है गन्ने को। और फिर दोस्तों इस गन्ने को हम मिलों में ले जाते हैं, जो चीनी चीनी मिल होते हैं दोस्तों, उनमें फिर हम चीनी बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो चीनी जो बनती है वो दोस्तों आपकी एक नई वस्तु का निर्माण हुआ है। यानी गन्ने से जब हम चीनी का निर्माण करते हैं तो चीनी भी एक नई वस्तु है। तो चीनी चीनी जो बनी है दोस्तों उसी को हम विनिर्माण कह सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके कुछ खनिज हो गए, एग्जाम्पल में और भी देख सकते हो, जो खनिज होते हैं ये हमारे सभी के सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। खनिज में दोस्तों, खनिज में आपका जैसे लोहा हो गया, लोहा जैसे आपका खनिज हो गया दोस्तों, लोहा से हम कारों को बना सकते हैं। तो कार आपका जो होगा वो सेकेंडरी सेक्टर सेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जो कपास होती है, कपास को हम जमीन में यानी कृषि में उगाते हैं, कृषि करते हैं कपास की, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जब कपास के दोस्तों दोस्तों जब मशीनों में छोटे छोटे रेशे से बनाए जाते हैं तो इसको हम इनका जब विनिर्माण किया जाता है, इनका इनसे जो नई वस्तु बनती है आपकी कपास से, वो आपके क्लोथ्स यानी कि कपड़े बनते हैं। ये आपके दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें किन किन चीज़ों का निर्माण करते हैं और किन किन चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं, यानी किन किन चीज़ों का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और अगर हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसको हम द्वितीय क्षेत्र को निर्माण का क्षेत्र भी, मतलब आपका द्वितीय क्षेत्र में आपका निर्माण का क्षेत्र निर्माण भी आता है, आप कह सकते हो। आप एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हो, जिस चीज़ का निर्माण होगा वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। चाहे दोस्तों आपके एग्जाम्पल में चाहे आप पार्क का निर्माण करा रहे हो,
चाहे आप घर को बनवा रहे हो, घर का निर्माण करा रहे हो, या चाहे आप सड़कों का निर्माण करा रहे हो, या नेशनल हाईवे हो गया, चाहे दोस्तों आपका स्टेट हाईवे हो गया, किसी तरीके का कोई भी हाईवे हो गया, चाहे आप हवाई अड्डे बना रहे हो, चाहे आप दोस्तों हवाई अड्डों का निर्माण करा रहे हो, ये सभी के सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों पॉइंट के बारे में बात करें, आपका गैस हो गया और जल हो गया। गैस, जल एवं विद्युत की आपूर्ति दोस्तों, यह भी आपका इस ये भी दोस्तों आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि जब हम जल की, गैस हो गया, जल या विद्युत की जब सप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये सभी के सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में जाने, जो हमारा थर्ड जो सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र को हम टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम हिंदी में तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ। तृतीयक जो क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों, ये आपका आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, और आपका जो दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर होता है, जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, इन दोनों को अपनी सेवाएं देता है। इन दोनों को दोस्तों आपकी ये सेवाएं देता है, इसी को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंदर दोस्तों जितनी भी सेवाएं हो गई, वो सभी की सभी तृतीयक क्षेत्र के अंदर प्रदान की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंदर प्रदान की जाती हैं आपकी जितनी भी सेवाएं होती हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसको हम दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। एक एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से दोस्तों। इसमें एग्जांपल जैसे कि ये दोस्तों हमारा प्राथमिक क्षेत्र कोई है नहीं, ये हमारा खेत है, और खेत में यहाँ पर आपके गन्ने उगाए जा रहे हैं, और ये दोस्तों हमारे गन्ने उगाए जा रहे हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आ गया। अब दोस्तों इन गन्नों को दोस्तों, गन्नों से हमको चीनी बनानी है, तो यहाँ पर दोस्तों चीनी मिल में यहाँ पर इन गन्नों को भेजा जाएगा, तो ये आपके मिल हो गया। और ये दोस्तों हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों हमको जब इन गन्नों को यहाँ पर आपके मिलों को यहाँ पर ले जाना है, तो कहीं ना कहीं हमको दोस्तों किसी दूसरी तीसरी चीज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर नहीं ले जा सकता। यहाँ पर दोस्तों एक कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इन गन्नों को यहाँ पर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे गन्ने, तो इन गन्नों को ले जाने के लिए कोई बड़ा वाहन चाहिए। तो यहाँ पर मान के चलो दोस्तों, इस प्राइमरी वाले व्यक्ति ने किसी ट्रक को बुला लिया, यानी कि दोस्तों किसी ट्रक को बुला लिया, मान के चलो किसी ट्रक को दोस्तों बुला लिया, ये ट्रक हो गया। अब इस ट्रक में दोस्तों क्या किया जाएगा कि इस ट्रक में ये गन्ने सभी भरे जाएंगे, यानी इन गन्नों को काटने के बाद इन गन्नों को यहाँ पर ट्रक में लादा जाएगा, इन ट्रकों में यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये ट्रक जो दोस्तों इन सभी गन्नों को इस चीन के मिल तक पहुंचाएगा। इन सभी गन्नों को दोस्तों, जो ट्रक का ड्राइवर है, वो ट्रक का ड्राइवर इन गन्नों को आपके मिल तक पहुंचाएगा। अब मिल तक जब ट्रक ये दोस्तों इन गन्नों को पहुंचा देगा, तो ये ट्रक वाला जो है दोस्तों, वो इस जो गन्ना जिसके हैं उससे अब भाड़ा लेगा। तो भाड़ा लेने के लिए भाड़ा लेगा, यानी कि मान के चलो दोस्तों 2000 इसने भाड़ा ले लिया। तो दोस्तों ट्रक वाले ने ये भाड़ा 2000 क्यों लिया? क्योंकि ट्रक वाले ने यहाँ पर अपने ट्रक की सेवा दी है, यानी कि ट्रक की सेवा दी है कि यहाँ पर इस गन्ने को यहाँ पर मिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों इन गन्नों को चीन के मिल तक पहुँचाया है, तो इस ट्रक वाले ने यहाँ पर अपने ट्रक की सेवा दी है, इसका इसने 2000 रुपये चार्ज किया है। इसी को दोस्तों हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो ट्रक ने यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट किया है यहाँ पर माल को, यानी कि जो परिवहन किया है, तो परिवहन जो किया है दोस्तों, यह परिवहन जितने भी दोस्तों होते हैं, वो सभी के सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इन्होंने दोस्तों सेवा दी है, सेवा देने के बाद अपना भाड़ा लिया, यानी 2000 रुपये लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, जैसे हम अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं। जैसे अगर हमको दोस्तों रिचार्ज कराने का हमें 239 रुपये देने पड़ते हैं। मान के चलो जियो का हमने रिचार्ज कराया 239 रुपये का। अब दोस्तों 239 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो जियो जो सेवाएं दे रहा है, जियो जो सेवा दे रहा है, वो आपकी आपकी जैसे कि अनलिमिटेड कॉल करा सकता है आपकी दोस्तों, जो कि आप कुछ भी वीडियो भी चला सकते हो, नेट भी दे रहा है। तो इस तरीके की जो दोस्तों आपका रिलायंस जो जियो है, वो आपकी ये सेवा दे रहा है। इन सेवाओं का इसने 239 चार्ज
चार्ज किया है। तो इस जो भी दोस्तों आपकी सेवाएं देता है वो आपकी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका जियो भी एक सेम जियो है दोस्तों, जो रिलायंस कंपनी है वो भी अपनी एक तरीके से सेवा देती है जियो के द्वारा। तभी तो दोस्तों हम उस सेवाओं का उसको चार्ज देते हैं 239 रुपये। तो ये सभी की सभी सेवाएं हैं, क्योंकि दोस्तों 239 रुपये देंगे तभी हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो यह दोस्तों जियो के द्वारा ये सेवाएं दी गई हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे से व्यक्ति से बात कर सकते हैं। जो दोस्तों तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका इसके अंदर आपकी सेवा, इसको हम सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ पर जो जीडीपी का दोस्तों यहाँ पर 54% तृतीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों जो भी आती हैं चीज़ें, वो उनका 54% दोस्तों जीडीपी में योगदान रहता है। तो ये आपका सर्वाधिक योगदान रहता है। मैंने माना था दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जीडीपी जीडीपी है दोस्तों, इस जीडीपी में किस किस चीज़ का योगदान ज़्यादा रहता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था 17% आपका कृषि का योगदान था, और 54% जो है वो हमारी जो सेवाएं क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर है, इसमें दोस्तों सर्वाधिक हमारा जीडीपी में योगदान रहता है तृतीय क्षेत्र का। यानी कि हमारी जीडीपी में दोस्तों 54% सर्वाधिक योगदान है आपका। जीडीपी में दोस्तों 54% जो है वो तृतीय क्षेत्र का योगदान है, जिसमें दोस्तों आपका परिवहन हो गए। तृतीय क्षेत्र में आपके ट्रांसपोर्ट भी आता है, और जो भी दोस्तों ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाहनों के द्वारा वो सेवाएं दी जाती हैं। तो आपके चाहे बैंक हो गई, बैंकिंग में भी दोस्तों सेवाएं दी जाती हैं। आपके एजुकेशन जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और यह भी एक तरीके की सेवा है दोस्तों। और ट्रेड एंड कॉमर्स भी, वाणिज्य एवं व्यापार करना, ये भी दोस्तों एक तरीके की सेवा है। और जो होटल होते हैं दोस्तों, होटल हो गए, आपके हॉस्पिटल हो गए, ये एक तरीके की सभी आपकी सेवाएं होती हैं। ये सभी की सभी आपकी एक तरीके की सेवाएं होती हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो चौथा, जो ये मैंने दोस्तों आपको बताया था तीन ही इम्पोर्टेंट वैसे सेक्टर है, चौथा भी एक पूछ लिया जाता है दोस्तों। इससे हम क्वार्टरली सेक्टर कहते हैं, यानी कि चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। इसमें दोस्तों क्वार्टरली जो सेक्टर होता है, यानी कि जो चतुर्थ यानी कि दोस्तों चतुर्थ क्षेत्र में हम जो शामिल किए जाते हैं, इनमें हम दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चतुर्थ क्षेत्र होता है, इसमें दोस्तों ऐसे सामान यूज किए जाते हैं, ऐसे सामान आते हैं जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग हो। इसमें चतुर्थ क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको ज्ञान क्षेत्र यानी नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। क्वार्टरली सेक्टर को हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दोस्तों, आईटी सेक्टर इसके अंदर आता है, जैसे कि जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं। आईटी सेक्टर में जैसे दोस्तों आप जानते हो कि हम इसमें ऐप बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे आपका दोस्तों कोई वेबसाइट हो गई, ये सभी की सभी दोस्तों, चाहे हम दोस्तों कोई भी कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, चाहे दोस्तों किसी चीज़ का भी निर्माण किया जाता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, वो आपके आईटी सेक्टर, जो वो आपके दोस्तों चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं, यानी क्वार्टरली सेक्टर में ही आपके आते हैं। आपका दोस्तों दूसरा एक वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक भी आपके जो रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट जो करते हैं, अनुसंधान एवं विकास जो करते हैं, वो भी आपके चौथे क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, पांचवें जो क्षेत्र है, पंचम क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसे क्विनरी सेक्टर कहते हैं। इसमें दोस्तों आपके इसमें दोस्तों जो देश के अंदर जो भी सबसे ऊंचे जो निर्णय होते हैं, वो आपके इसके अंदर आते हैं। पंचम क्षेत्र में दोस्तों देश के अंदर जो भी सबसे ऊंचे ऊंचे जो निर्णय होते हैं, वो इसके ही अंदर आते हैं। ऊंचे निर्णय जो होते हैं दोस्तों, देश के अंदर सबसे ऊंचे जो निर्णय होते हैं, जैसे चाहे आपका दोस्तों पूरे देश में जो हमारे दोस्तों डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि दोस्तों रुपयों को चेंज करना, यानी हमारे जो 2000 का नोट है अभी फिलहाल में जो सितंबर में दोस्तों बंद हुआ है, आपका चाहे दोस्तों जीएसटी को लागू करना, ये सभी के सभी जो उच्च निर्णय होते हैं, वो दोस्तों वो आपके सभी के सभी इसमें आते हैं पंचम क्षेत्र में। आपके दोस्तों जैसे कि हमारी जो सरकार है, सरकार की ये सभी के सभी निर्णय जो होते हैं, चाहे दोस्तों डिमोनेटाइजेशन करना, चाहे नोटों का बंद करना, चाहे जीएसटी को लागू करना, ये दो जो सरकार के उच्च निर्णय होते हैं, वो दोस्तों आपके पंचम क्षेत्र में ही आते हैं। दूसरा हमारा मीडिया आती है दोस्तों। मीडिया के दोस्तों जो भी हैं, मीडिया के लोग आपके यहाँ पंचम क्षेत्र में आएंगे।
और तीसरा दोस्तों एमडी सीईओ भी इसके पंचम क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो होती है, कंपनी में जो सबसे जो प्रमुख होता है वो एमडी सीईओ होता है। वो भी सबसे कंपनी के हित के लिए सबसे ऊंचे निर्णय लेता है। तो इसलिए जो भी एमडी सीईओ होते हैं वो आपके पांचवें क्षेत्र में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, हालांकि उनका डीपली डिस्कशन भी करेंगे। पर अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स देखने कि आपका इनका मतलब क्या होता है, क्या क्या नहीं मतलब होता है, वो चीज़ें देखनी है। जैसे एक पॉइंट है दोस्तों नेशनल इनकम, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं दोस्तों, एक्चुअली में नेशनल इनकम होता क्या है, राष्ट्रीय आय होती क्या है। यानी अगर हम दोस्तों राष्ट्र की बारे में बात करें, राष्ट्र अलग हो गया दोस्तों, आय अलग बात हो जाती है। जैसे हम दोस्तों राष्ट्र की बारे में बात करते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों आप कह सकते हो कि राष्ट्र, अगर इजी वे में डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो कि राष्ट्र के नागरिकों की आय, राष्ट्र के नागरिकों की आय, राष्ट्र के नागरिकों की जो आय होती है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी दोस्तों जो राष्ट्र का यहाँ पर मतलब होता है वो आपका देश होता है। यानी देश, यानी कि कोई भी दोस्तों देश, हमारा देश कैसे बनता है, आपका देश का निर्माण किस तरीके से होता है। देश का निर्माण दोस्तों, देश का जो निर्माण होता है वो आपके देश के जो नागरिक होते हैं, देश के अंदर जो नागरिक रहते हैं उनसे दोस्तों देश का निर्माण होता है। आपके दोस्तों जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों से ही मिलकर हमारे देश का निर्माण होता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जो देश के नागरिक हैं उनकी जो आय होती है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। वही पॉइंट लिखा है दोस्तों, देश के नागरिकों की जो आय होती है उसी को हम नेशनल आय कहते हैं, यानी नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। जैसे दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे अगर आपके ये पूरे देश के बारे में बात हो गई, अगर हम दोस्तों एक घर के बारे में बात करें, जो घर में जो भाई बहन है या जो भी दोस्तों रुपए कमाते हैं, जो भी सदस्य जो भी उनकी सैलरी है, उनकी जो आय है, उसी को हम दोस्तों, उसको हम घरेलू आय कहते हैं, यानी कि घर की आय, घर की आय कहते हैं, यानी घरेलू आय कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको जानना है, उत्पादन क्या होता है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन दोस्तों क्या होता है। अगर हम उत्पादन की बारे में बात करें, उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का बनना। उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का बनना ही आपका दोस्तों उत्पादन यानी प्रोडक्शन कहलाता है। अब दोस्तों हमारे हमारे यानी हमारे देश में या किसी किसी भी देश में सिर्फ दो चीजों का ही उत्पादन किया जाता है, दो चीजें ही बनती हैं। एक आपका गुड्स हो गई यानी कि वस्तु हो गई, और दूसरी दोस्तों आपकी जो चीजें बनती हैं वो आपकी सर्विस यानी कि दोस्तों सेवाएं हो गई। आप दोस्तों या तो गुड्स गुड्स का उत्पादन कर सकते हो या तो आप सेवाएं दे सकते हो, ये और इसके अलावा तीसरी कोई चीज दोस्तों किसी चीज का उत्पादन होता ही नहीं है। ये सिर्फ दोस्तों दो ही चीज ऐसी हैं जिनका उत्पादन किया जाता है, जिनकी दोस्तों जिनको दिया जाता है या उत्पादन किया जाता है, जिनको महसूस किया जाए दोस्तों वो आपकी सेवाएं होती हैं, जिनको छुआ जा सके वो आपके गुड्स होते हैं। जैसे डॉक्टर दोस्तों, आपको डॉक्टर के पास आप जाते हो दोस्तों, डॉक्टर एक तरीके से आपको चेक करता है, आपके दोस्तों कंसल्ट करता है, आपको एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो आप वो एक तरीके से आप अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके बदले आप उसको दोस्तों उसकी फीस देते हो। तो डॉक्टर की जो द्वारा जो दोस्तों देखा जा रहा है, उसको दोस्तों बताया जा रहा है, वो आपका सेवा दे रहा है, डॉक्टर आपको सेवाएं देता है। जब दोस्तों फिर आप दूसरी जगह जब मेडिकल के पास जाते हो तो मेडिकल के पास क्या होता है, वो आपको दवाई हाथ में दे देता है। तो ये दवाई क्या हो जाती है, ये आपकी गुड्स यानी वस्तु हो जाती हैं। तो जो दोस्तों चीज़ों को महसूस किया जाए उसको हम सेवाएं कहते हैं, जिनको टच किया जाए वो आपकी गुड्स कहलाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो बस, ये दोस्तों आपकी जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं और ये सेवाएं जो होती हैं वो आपकी दोस्तों दो तरह की होती हैं। वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं वो आपकी दो तरीके की होती हैं। पहला तो दोस्तों आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं जिन्हें, या मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। और दूसरी जो होती हैं उनको हम फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरमीडिएट वस्तु यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। इसका एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूं मैं। जैसे दोस्तों मान के चलो कि हमारे पास एक एमआरएफ कंपनी है, कोई दोस्तों ये एक एमआरएफ कंपनी है, और ये आपकी
आपके दोस्तों टायर का निर्माण करती है। मान लो दोस्तों ये कोई आपके पास एमआरएफ की कंपनी आपके टायर टायर बनाती है, टायर का निर्माण करती है। और एक कंपनी है दोस्तों एटलस, एक हमारी कंपनी है दोस्तों एटलस, जो कि आपका साइकिल बनाती है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों ये एटलस की आपकी साइकिलें आती हैं। हालांकि ये बड़े जो 22 इंची की जो साइकिल होती है वही आप दोस्तों आपकी एटलस की साइकिलें बनती थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है एटलस आपकी जो कंपनी है वो आपकी साइकिलें बनाती है। अब मान के चलो दोस्तों जो एमआरएफ कंपनी है इसने आपके 10 टायरों का निर्माण किया। मान के चलो दोस्तों इस एमआरएफ कंपनी ने 10 टायरों का निर्माण किया। इस एमआरएफ कंपनी ने दोस्तों आपके 10 टायरों का निर्माण किया। अब 10 टायरों में से दोस्तों जो एटलस जो कंपनी थी और जो साइकिल बनाती थी, इसने इसने 5 टायर इसने खरीद लिए। दोस्तों साइकिल का निर्माण अगर हमको करना है तो साइकिल के लिए टायर्स वगैरह की इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 5 टायर इसने खरीद लिए दोस्तों। इसने साइकिल साइकिल बना ली एटलस ने अपनी, और इस साइकिल को दोस्तों 5,000 में बेच दिया। इस साइकिल को दोस्तों इसने 5,000 में बेच दिया। और ये जो साइकिल आपकी बनकर तैयार हुई है दोस्तों आपकी फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तु है। ये दोस्तों आपकी जो साइकिल बनकर तैयार हुई है ये आपकी अंतिम वस्तु है। ये दोस्तों आपके टायर हो गए, और ये दोस्तों हमारे अ, आपके दोस्तों ये आप कह सकते हो ये हमारे दोस्तों इसी तरीके से साइकिल बनती है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे टायर हो गए और ये साइकिल बनकर तैयार हो गई। ये साइकिल जो दोस्तों इन टायरों से बनकर तैयार हुई है तो ये हमारी मार्केट में 5,000 की बेची जा रही है। तो ये दोस्तों हमारी फाइनल गुड्स हो गई यानी कि अंतिम वस्तु हो गई। ये हमारी अंतिम वस्तु हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब आप ये हमारी गुड्स यानी ये हमारी साइकिल फाइनल गुड्स हो गई। अब दोस्तों मध्यवर्ती गुड्स यानी वस्तुएं क्या होती हैं, जो दोस्तों अब मध्यवर्ती के बारे में बात करें हम दोस्तों। मान के चलो दोस्तों हमारे पास कोई साइकिल थी। हमारे पास दोस्तों कोई साइकिल थी, और हमारे पास साइकिल थी, लेकिन दोस्तों इसके सिर्फ मान के चलो इसके जो टायर टायर हैं दोस्तों, सिर्फ साइकिल के टायर ही खराब हुए हैं। तो हम दोस्तों बाजार में जाएंगे। हम दोस्तों अब ये हमारे पास 5 टायर ये मार्केट में बाजार में है ये मान के चलो। तो हम बाजार में जाएंगे दोस्तों, तो बाजार से इन टायरों को खरीद के लाएंगे। इन बाजारों को भी बाजार में जाएंगे दोस्तों, इन टायरों को खरीद के लाएंगे। तो फिर ये भी आपके जो बाजार से जो यानी कि जो दोस्तों बाजार में जो बिक्री के लिए जो उपलब्ध हैं, जो बाजार में दोस्तों आपके जो बेचे जा रहे हैं जो टायर, वो भी दोस्तों आपके फाइनल गुड्स में आते हैं, वो भी अंतिम वस्तुओं में आते हैं। लेकिन दोस्तों जो टायर जो साइकिल यानी कि साइकिल बनाने से पहले जो टायर यहाँ पर जो टायर थे और एक्चुअली में जो टायर लिए गए थे वो हमारे सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं में काउंट किए जाते हैं। जो दोस्तों आपके मान के चलो एटलस जो हमारी दोस्तों एटलस जो साइकिल है, जो एटलस ने दोस्तों कंपनी ने साइकिल बनाई है, ये साइकिल जो बेची जा रही है ये हमारी 5,000 में बेची जा रही थी। ये हमारी फाइनल गुड्स हो गई, साइकिल हमारी फाइनल गुड्स हो गई। और इसमें जो दोस्तों आपके जो 5 टायर ये लगे हुए हैं, इसमें तो दोस्तों आपके साइकिल में 5 टायर जो लगे हुए हैं वो वो आपके दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि आप कह सकते हो जिनके यानी आप कह सकते हो दोस्तों जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में होता हो। ऐसी चीजें दोस्तों जिनका निर्माण किसी वस्तु के निर्माण में होता हो, यानी कि आपके ये जो टायर हैं दोस्तों इनका निर्माण साइकिल बनाने में हो रहा है। तो ऐसी ऐसी दोस्तों ऐसी वस्तु यानी ऐसी वस्तु जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में होता है उसको हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि आपका मध्यवर्ती, जैसे कि एक एग्जांपल से और आपको समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हम ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड खरीदने से पहले दोस्तों जो कंपनी होती है वो गेहूं को खरीदती है। अब गेहूं को खरीदने के बाद दोस्तों हमारा ब्रेड बनता है। ब्रेड ये हमारा अंतिम यानी कि फाइनल गुड्स हो गया। अब इनके लिए हमको ब्रेड को बनाने के लिए दोस्तों बनाने ब्रेड को ऐसे ही डायरेक्ट तो बनाया नहीं जा सकता, इसके लिए हमने गेहूं पहले खरीदा था। तो गेहूं से यानी कि गेहूं से जिस चीज का निर्माण होता है, तो यानी कि ये जो गेहूं है दोस्तों ये हमारा मध्यवर्ती मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट हमारा
गुड्स है, ये मध्यवर्ती है। मैंने वही कहा है दोस्तों, जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण के लिए होता है। ये हमारा इसका उपयोग दोस्तों ब्रेड बनाने के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम गेहूं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी दोस्तों आप देख सकते हो, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। जिनका उपयोग जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में होता है उसको मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। और जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाती हैं उनको हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अब ये ब्रेड दोस्तों मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो गया, अब ये हमारा अंतिम वस्तु है, यानी फाइनल फाइनल गुड्स। इसको ये फाइनल गुड्स ये आपका कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना कि जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में सिर्फ अंतिम जो वस्तुओं के मूल्य होते हैं, अंतिम वस्तु के जो मूल्य होते हैं दोस्तों, इनको ही जोड़ा जाता है। इनको हम अंतिम वस्तु के मूल्य को ही जोड़ेंगे, ना कि हम दोस्तों आपके मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, क्योंकि दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो आपके अंतिम वस्तुओं में ही जुड़ गए। अगर दोस्तों हम मध्यवर्ती वस्तुओं को भी जोड़ देंगे तो फिर आपके मध्यवर्ती वस्तुओं के काम जो मूल्य हैं वो दो बार जुड़ जाएंगे। इसलिए हम राष्ट्रीय आय जब निकालते हैं तो सिर्फ हम उसमें अंतिम मूल्य को ही जोड़ते हैं। ये आपके लिए दोस्तों एक नोट में एक दोस्तों ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट अगर हम दोस्तों उत्पादन में कुछ और चीज़ें भी, कुछ दो चीज़ और हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। उत्पादन के बारे में दोस्तों दो चीज़ और दी गई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे एक पॉइंट है दोस्तों घरेलू उत्पाद, और दूसरा पॉइंट है आपका राष्ट्रीय उत्पादन। घरेलू उत्पाद को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और राष्ट्रीय उत्पाद को हम आपका राष्ट्रीय उत्पाद को हम दोस्तों नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं इंडिया का मैप बना दे रहा हूँ, इससे आपको बेस्ट समझ में आएगा। और ये दोस्तों इधर भी आपको देखना है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया उत्पाद में दो चीज़ और हैं, जैसे एक घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब दोस्तों घरेलू उत्पाद को थोड़ा इजी वे में आप ऐसे समझ सकते हो, जो घर के अंदर जिस चीज़ का उत्पादन होता हो, घर के अंदर जिन चीज़ों का उत्पादन हो उसको हम घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जिनका दोस्तों घर के अंदर भी और आपका दोस्तों घर के बाहर भी जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उसको हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों घर के अंदर का मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, जैसे कि हमारा ये भारत देश है पूरा, आपका भारत देश मान के चलो ये घर है, यानी कि ये दोस्तों पूरा भारत है। यानी आपको पॉइंट में एक पॉइंट ये याद रखना है, आपको डेफिनेशन में ये याद रखना है, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन भारत की सीमा के अंदर करते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन भारत की सीमा के अंदर करते हैं, जब दोस्तों हम किसी चीज़ का उत्पादन भारत की सीमा के अंदर करते हैं तो वह आपका घरेलू उत्पाद कहलाता है। घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब दोस्तों हमारे भारत में जैसे कि आप सभी जानते हो कि देश में उत्पादन की हमारे देश में दोस्तों भारत के लोग भी उत्पादन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके भारत के लोग भी उत्पादन कर रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दोस्तों उत्पादन कर रहे हैं। जैसे दोस्तों भारत की एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस भी दोस्तों यहाँ पर अपना उत्पादन कर रही है। और एक दोस्तों विदेशी कंपनी है जो आपकी एलजी, एलजी भी दोस्तों आपकी जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, और यह भी दोस्तों अपना उत्पादन कर रही है। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट में ये याद रखना है, चाहे आपके दोस्तों भारत की कंपनियां हो, चाहे आपकी दोस्तों विदेश की कंपनियां हो, कोई भी कंपनियां दोस्तों आपकी दोनों में से दोनों 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 आपकी कंपनियां दोस्तों उत्पादन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों यह जो कंपनी है वो आपकी भारत की सीमा के अंदर उत्पादन करें, ऐसे ही उत्पादन को दोस्तों हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चाहे दोस्तों आपके भारत के लोग उत्पादन करें, चाहे आपके दोस्तों विदेशी लोग उत्पादन करें, लेकिन दोस्तों ये सभी के सभी देश के अंदर उत्पादन करें, ऐसे ही उत्पादन को हम घरेलू उत्पादन
कहते हैं। चाहे आपकी दोस्तों रिलायंस कंपनी हो, चाहे आपकी एलजी की साउथ कोरियन कंपनी हो, ये एक देश के अंदर ही ये अपना उत्पादन करें, उसी को हम दोस्तों घरेलू उत्पादन उत्पादन कहते हैं। जैसे यही पॉइंट है दोस्तों, देश में उत्पादन हो आपका, और देश की सीमाओं के अंदर, यानी सीमाओं के अंदर दोस्तों उत्पादन होता है किसी चीज़ का, तो उसको घरेलू उत्पादन कहते हैं। चाहे आपके दोस्तों भारत की कंपनियां यानी भारत के लोग उत्पादन करें, चाहे दोस्तों आपके विदेशी लोग उत्पादन करें, लेकिन दोस्तों ये आपके देश के अंदर ही उत्पादन करें, ऐसे ही उत्पादन को हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादन में क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर आपकी सीमाओं का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादन में दोस्तों सीमा से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर दोस्तों सीमाओं से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे भारत में जैसे दोस्तों भारत के लोग भी रहते हैं भारत में, और दोस्तों भारत से यानी कि बाहर यानी कि दूसरे देशों में भी भारत के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों भारत के लोग रहते हैं, यहाँ पर भी भारत के लोग रहते हैं। तो आप दोस्तों ये कह सकते हो कि जैसे कि भारत में आपकी रिलायंस कंपनी है, यहाँ पर भी आपकी रिलायंस कंपनी है, और दोस्तों विदेशों में भी रिलायंस कंपनी भारत की चल रही है। और जैसे टाटा की कंपनी भी दोस्तों भारत में चलती है, यहाँ पर भी आपकी टाटा की कंपनी भारत में चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये कह सकते हो कि अगर ऐसा उत्पादन, यानी आप कह सकते हो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर जो उत्पादन हो केवल और केवल भारतीयों के द्वारा हो, चाहे आपका दोस्तों भारत में हो चाहे आपका विदेशों में हो, वो उत्पादन दोस्तों केवल और केवल भारतीयों के द्वारा ही होता होता हो, उस उत्पादन को हम दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। दोस्तों आपके जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों के द्वारा वो उत्पादन हो, चाहे आपके दोस्तों भारत में रहने यानी कि दोस्तों विदेश में रहने वाले भारतीय, यानी कि दोस्तों जो विदेश में जो भारतीय लोग रहते हैं, वो वाले लोग हों, यानी दोस्तों चाहे भारत में रहने वाले लोग या विदेश में दोस्तों रहने वाले लोग, लेकिन दोस्तों वे भारतीय होने चाहिए। तो दोस्तों भारतीयों के ही द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो विदेशी उत्पादन होता है इनको नहीं जोड़ा जाता है, और ये जो भारत का उत्पादन होता है इसको जोड़ लिया जाता है। दोस्तों जो भारत के अंदर आपके भारतीय हैं, और आपके भारत के अंदर भारतीय हैं दोस्तों, और आपके दोस्तों भारत भारत के दोस्तों बाहर यानी कि विदेश में भी हमारे दोस्तों भारतीय लोग हैं, यानी कि दोस्तों भारत के बाहर भी तो भारतीय लोग काम करते हैं। और जैसे हमारी ये, चाहे आपकी किसी भी दोस्तों अंबानी या अदानी या किसी भी दोस्तों अदानी की चाहे कंपनी हो, चाहे दोस्तों रतन टाटा की कंपनी हो, ये सभी के सभी दोस्तों ये लोग बाहर से ही पैसा कमाते हैं। चाहे वही पॉइंट कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो चाहे आपके भारत के बाहर भारतीय भारतीय चाहे आपके दोस्तों बाहर उत्पादन करें, या दोस्तों भारतीय आपके भारत के अंदर उत्पादन करें, इनके उत्पादन को दोनों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो उत्पादन बनता है वो आपका राष्ट्रीय उत्पादन बनता है। और लेकिन दोस्तों जो विदेशी उत्पादन होता है इसको नहीं जोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।